Hello dear students, welcome you all on my YouTube channel Tester Tutorial. Dear students, in this video we are going to discuss about wave theory of light. In the previous lecture I told you Newton-Kopshler theory and the limitations of that theory. Further to that we are going to take this topic. In this topic we will learn how the wave theory successfully explain all the phenomena known to us related to the लाइट. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में आपने सीखा कि न्यूटन्स कॉप्सलर थ्योरी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को नहीं एक्सप्लेन कर सकी कंप्लीटली. इसके अलावा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को भी अपोजिट हाइपोथेसिस के साथ एक्सप्लेन किया गया. अपोजिट हाइपोथेसिस क्या थी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएंगे. आगे हम बढ़ते हैं. वेव थ्योरी जो कि हाइगेंस ने प्रपोज की थी, हाइगेंस वेव theory. After 3 years of the Kopshler theory in 1678. In 1675 Newton gave his Kopshler theory and after 3 years Huygens wave theory came in existence in 1678. इंटरेस्टिंग बात है नोट करने की जो वो ये है कि 1678 में हाइगेंस वेव थ्योरी आई जरूर, लेकिन इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. एक्सेप्टेंस कब तक नहीं मिला? एक्सेप्टेंस नहीं मिला 1850 तक. 1850 में ऐसा क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस मिल गया इस थियरी को? 1850 में फोकाल्ट साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ग्रेटर एंड डेंसर मीडियम में लेसर है, जो कि मेन एजम्पशन था न्यूटन कॉप्सलर थियरी का, जिसमें न्यूटन ने कहा कि लाइट डेंसर मीडियम में फास्ट और रेयर मीडियम में स्लो जाती है. सो 1850 में न्यूटन कॉप्सलर थियरी को कंप्लीटली किया गया रिजेक्ट. अब इस बात को जरा सा समझिएगा कि हाइगेंस वेव थ्योरी 1678 में ही आ गई, लेकिन इस थियरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला. जबकि 1850 में जब फोकाल्ट ने इस बात को प्रूव किया तब इस थियरी को कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस मिला. इस पे लोगों का फोकस गया. साइंटिस्ट ने इस थियरी को इन्वेस्टिगेट किया, इस थियरी को एडवांस किया. समझिएगा रीज़न क्या रहा होगा कि 1678 में आई हुई थियरी को 1850 तक वेट करना पड़ा एक्सेप्टेंस के लिए. ये रीज़न था सर आइजैक न्यूटन का, उनके एरा में उनका स्टेटस. आइजैक न्यूटन जैसे कि अगर हम कहीं कोई जॉब कर रहे होते हैं, बॉस अगर कुछ गलत भी कहता है तो हम कहते हैं इट्स ओके सर, यू आर सेइंग राइट, ऐसा ही कुछ कहते हैं. तो ऐसा ही उस समय का बॉस आप समझ सकते हैं कि सर आइजैक न्यूटन थे. आइजैक न्यूटन जो कुछ भी कह देते थे उस बात को नकारने की समझ या उस बात को नकारने का गट जो होता है वो दुनिया के किसी साइंटिस्ट में नहीं हुआ करता था. यही रीज़न है कि टोटली फेल थियरी होने के बावजूद कुछ ना कुछ उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस, बेटर कॉन्सिक्वेंसेस थे, लेकिन किसी भी फेनोमेना को वेव थियरी मींस कॉप्सलर थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी. फिर भी 1678 से 1850 तक एक्सेप्टेंस नहीं मिल सका हाइगेंस वेव थियरी को. आप समझते हैं कि हाइगेंस वेव थियरी एक्चुअल में है क्या? हाइगेंस वेव थियरी के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं. हाइगेंस ने लाइट को एक्चुअल में वेव कहा. हाइगेंस सेड लाइट इज इन वेव नेचर, बट विच टाइप ऑफ वेव? मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव. लाइट क्या है? मैकेनिकल वेव है, जिसका नेचर क्या है? मैकेनिकल वेव आप जानते हैं, टू टाइप ऑफ वेव, इट मे बी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. सो हाइगेंस ने कहा लॉन्गिट्यूडनल नेचर की, लॉन्गिट्यूडनल नेचर. सो हाइगेंस ने कहा कि लाइट मैकेनिकल वेव है जिसका नेचर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है. अब जरा सा समझिएगा, अगर हम मैकेनिकल वेव कह रहे हैं, मैकेनिकल वेव के प्रोपगेशन के लिए आप क्लास 9th और 11th में आपने पढ़ा कि मैकेनिकल वेव के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. तो हाइगेंस ने भी एक हाइपोथेटिकल मीडियम को कंसिडरेशन में लाया. दैट हाइपोथेटिकल मीडियम वाज ईथर. हाइपोथेटिकल मीडियम वाज ईथर. ईथर आप जो केमिस्ट्री का ROR पढ़ते हैं वो नहीं था. ईथर एक ऐसा हाइपोथेटिकल मीडियम था, ऐसा हाइगेंस ने सपोज किया कि ईथर एक ऐसा हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसमें
लाइट के प्रोपगेशन की जितनी भी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब की सब प्रेजेंट हैं। जैसे कि उन मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ईथर की हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। दूसरी प्रॉपर्टी वेरी लाइट, वेरी लाइट। तो इस तरीके से मैकेनिकल वेव के प्रोपगेशन के लिए जो हाइपोथेटिकल ईथर कंसीडर किया गया, हाइपोथेटिकल ईथर कहां कंसीडर किया गया? स्पेस में, वैक्यूम में, जहां कुछ नहीं है, जहां हम सपोज करते हैं इंटरस्टेलर स्पेस है, मींस दो प्लेनेट के बीच का जो स्पेस है दैट इज वैक्यूम, अभी हम ऐसा जानते हैं। लेकिन उस समय हाइगन ने कहा कि एक्चुअल में दैट इज नॉट वैक्यूम, दैट इज फिल्ड विथ another medium which is ether having property of highly elasticity and very light means of least density। देखिएगा highly elastic and very light density होने से किस तरीके से हाइगन्स ने लाइट की एक्सट्रीम वेलोसिटी को भी एक्सप्लेन किया। कैसे आप जानते हैं, अगर हम मैकेनिकल वेव की स्पीड देखें किसी मीडियम में, हम सिंपली मैकेनिकल वेव की स्पीड को लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब अगर हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर है जिसके थ्रू लाइट सन से अर्थ तक ट्रेवल कर रही है, अगर वो हाईली इलास्टिक है तो उस केस में ई की वैल्यू हाई, अगर ई की वैल्यू हाई तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई है, तो ई के हाई होने से वेलोसिटी हाई। फिर से देखिएगा लाइट, वेरी लाइट, क्या वेरी लाइट? ईथर मीडियम। अगर ईथर मीडियम लाइट है तो डेंसिटी भी क्या हो गई? लो। डेंसिटी लो होने से वेलोसिटी मच मोर हाई। तो इस तरीके से स्पीड की लाइट की हाई स्पीड को एक्सप्लेन किया जा सका इन एजम्पशंस के साथ। सो ये जो हाइगन्स थियरी थी, इस हाइगन्स थियरी के हेल्प से जो भी नॉन फिनोमेना उस समय थे, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सारे फिनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जा सका। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को वेव थियरी के बेसिस पे हाइगन्स ने खुद प्रूव किया, जबकि इंटरफेरेंस को थॉमस यंग ने, और डिफ्रैक्शन को टू साइंटिस्ट फ्रेजनेल एंड फ्रॉनहोफर। लेटर ऑन इन साइंटिस्ट ने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को सक्सेसफुली हाइगन्स वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। लेकिन जो फिनोमेना, अच्छा अगर हम हाइगन्स के बारे में थोड़ा सा और जाने तो हाइगन्स सिंपली डच साइंटिस्ट थे, डच, पूरा नाम क्रिस्टियन हाइगन, डच साइंटिस्ट। ओके, सो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन फिनोमेना को हाइगन्स वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सका, अदर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। लेकिन जहां पे ये हाइगन्स वेव थ्योरी लिमिटेड हो गई वो फिनोमेना लाइट का था पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन, लाइट के पोलराइजेशन फिनोमेना को हाइगन्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। रीजन क्या था? हाइगन्स ने लाइट को मैकेनिकल वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर है कंसीडर किया। हाइगन्स वेव थियरी को मॉडिफाइड करके मॉडिफाइड वेव थियरी प्रेजेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया फ्रेजनेल ने, और थियरी पब्लिश हुई हाइगन फ्रेजनेल वेव थियरी। हाइगन फ्रेजनेल वेव थियरी में फ्रेजनेल का मॉडिफिकेशन क्या था? फ्रेजनेल ने पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट के नेचर को लॉन्गिट्यूडनल न कह के ट्रांसवर्स कहा। So this was the modification in the Huygens wave theory done by Fresnel। फ्रेजनेल ने क्या कहा? लाइट लॉन्गिट्यूडनल नेचर की ना होके ट्रांसवर्स नेचर की है, और इस एजम्पशन के साथ फ्रेजनेल ने सक्सेसफुली रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन किया, जो कि हाइगन्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर को कंसीडर करके नहीं कर सके थे। लेकिन इस मॉडिफाइड वेव थियरी में एक मेजर ड्रॉबैक आ गया, एक सीरियस ड्रॉबैक आ गया। सीरियस ड्रॉबैक क्या है समझिएगा। अगर लाइट ट्रांसवर्स नेचर की है तो आप जानते हैं क्लास 11th में आपने पढ़ा ट्रांसवर्स वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में या फिर लिक्विड के अपर सरफेस पे। तो यहां पे लिक्विड की बात नहीं करनी है, सिंपली हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव के प्रोपगेशन के लिए सॉलिड मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जबकि एक्सट्रीम वेलोसिटी होने के लिए जो हमारे पास डेंसिटी होनी चाहिए वो लीस्ट होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे दो कंट्राडिक्शन एक साथ आ गए। अगर हमें हाई वेलोसिटी चाहिए तो डेंसिटी लो चाहिए, लेकिन अगर ट्रांसवर्स नेचर है वेव का तो जो इंटरविनिंग मीडियम है
स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में जो फील्ड मीडियम है एक्चुअल में उसका सॉलिड होना चाहिए। तो ये दो कंट्राडिक्टरी वर्ड, ये दो कंट्राडिक्टरी सेंटेंस एक्चुअल में इस थियरी के फेलियर या इस थियरी के लिमिटेशन साबित हुए। अब नेक्स्ट थियरी पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए जो नेक्स्ट थियरी एग्जिस्टेंस में आई, दैट थियरी वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ द वेव। Electromagnetic theory. Electromagnetic theory, this theory was proposed in 1864. Electromagnetic theory in 1864. किसने प्रपोज किया? मैथमेटिशियन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट के नेचर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस थियरी के बेसिस पे जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने सिंपली ये जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं लाइट के नेचर की स्टडी थी वो प्योर मैथमेटिकल वे में थी, और क्लर्क मैक्सवेल भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। तो मैथमेटिक्स के दम पे, मैथमेटिक्स की हेल्प से जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूफ किया और कहा कि लाइट के प्रोपगेशन के लिए, चूंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा मैक्सवेल ने विजिबल लाइट के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अदर फ्रीक्वेंसीज, अदर वेवलेंथ का भी हाइपोथेसिस या अदर वेवलेंथ का भी कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, जो कि बाद में साइंटिस्ट हर्ट्ज ने कंप्लीटली इस बात को एक्सप्लेन किया, इसको वेल प्रूफ किया कि एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम है जिसका लाइट एक पार्ट है, हर्ट्ज ने। और हर्ट्ज के इसी एक्सपेरिमेंट में, और जरा सा देखिएगा, 1881 टू साइंटिस्ट माइकलसन एंड मोरले, इन दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि इंटरवेनिंग मीडियम मींस जो इंटरस्टेलर स्पेस है, देयर इज नो एनी ईथर लाइक मीडियम, मींस एब्सेंस ऑफ ईथर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया 1881 में माइकलसन मोरले ने। माइकलसन मोरले के इस एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी को स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किया फिजिक्स की दुनिया में। अब इस थियरी के बाद लोगों को लगने लगा कि जो कुछ भी लाइट के नेचर के रिगार्डिंग में समझा जाना चाहिए था, दैट इज ओवर नाउ, मीन्स लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईच एंड एवरी फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन प्रॉपरली। लेकिन हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करते हुए एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना विच वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हर्ट्ज ने बाय एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान लाइट का एक और सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग फेनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। किसको? हर्ट्ज को। और इस फेनोमेना को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अब ये कह सकते हैं एक सरप्राइजिंग थिंग हो गई, जहां लोगों को लग रहा था कि, साइंटिस्ट को लग रहा था कि लाइट के नेचर के बारे में अब सब कुछ क्लियर है। दिस इज द वेल एस्टैब्लिश्ड थियरी, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ लाइट इज वेल एस्टैब्लिश्ड थियरी एंड लाइट इज सर्टेनली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर। फिर इस इफेक्ट ने, लाइट के इस इफेक्ट ने, ये जो वेल एस्टैब्लिश्ड बिलीफ था लोगों का, साइंटिस्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी पे, उसको क्या कर दिया? हिला के रख दिया, डिगा दिया। तो अब इस थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेना को क्या किया जा सका? एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट का जो नेचर अब तक हमने समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इस थियरी के लिए फेल हुआ। इस थियरी के अलावा एक दूसरा, मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा एक दूसरा इफेक्ट, दैट वाज कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, दिस इफेक्ट वाज आल्सो couldn't explain on the basis of electromagnetic theory of light,
means with the help of electromagnetic theory these two effects, photoelectric and Compton effect, couldn't be explained. So इन दोनों theories को explain करने के लिए लाइट की फिर से एक नई theory आई, लाइट की एक नई theory आई, क्वांटम theory of light. क्वांटम theory of light आई, quantum theory of light. This theory came in existence in 1905 and proposed by well famous and known scientist Einstein. So क्वांटम थियरी ऑफ लाइट, दिस एक्चुअल में अगर हम क्वांटम थियरी के ओरिजिनेटर की बात करें, सो क्वांटम ओरिजिनेटर ऑफ क्वांटम थियरी वाज मैक्स प्लैंक in 1900 Max Planck originated quantum theory. In quantum theory, Max Planck proposed that energy is in the form of bundles oblique packets. Bundles are packets, means energy travels in the form of bundles or packet called quanta. Actual quanta is plural of quantum. Quantum is singular and quanta is plural. अगर हम quanta की बात करें, this is a Latin word having meaning how much. So this quanta is actually bundles or packets of energy. So in this way, energy means light energy is in the form of quanta. And Einstein, in his theory of photoelectric effect, to explain photoelectric effect, gave a specific term for this quanta as photon. Means quanta को specific term फोटॉन कहा. किसने कहा? आइंस्टाइन ने. और फोटॉन के लिए कहा कि लाइट ट्रेवल्स एज अ ट्रेन्स ऑफ फोटॉन एंड ईच फोटॉन हैज एनर्जी is equals h nu, where h is the Planck's constant, Max Planck, as he gave the theory of quantum physics due to that, and nu is the frequency of the light. On the basis of this photon theory, this quantum theory, photoelectric effect and Compton effect could be explained successfully. And I think you all know, for the successful explanation of photoelectric effect, Einstein was awarded to the Nobel Prize. आप सबको लगता होगा कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल मिला होगा, बट ऐसा नहीं है. नोबेल प्राइज मिला आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना को डिस्कवर करने के लिए, जो कि कोई एक नया फेनोमेना नहीं था, वो मैक्स प्लैंक का आप कह सकते हैं, मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पे ही कंप्लीटली बेस्ड था. बस केवल आइंस्टाइन ने उस फेनोमेना को इस थियरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया. ओके, सो नाउ quantum theory of light suggests that light is quanta, light is photon, light is packets or bundles of energy. And you know, this theory was analogy of Newton's capsular theory. क्यों? क्योंकि यहाँ पे quantum photon, they are very small and particle like actually. So ये theory फिर से जहाँ से शुरू हुआ सारा कुछ डिस्कशन, वहीं आके फिर खत्म हुआ. मीन्स लाइट, न्यूटन ने कहा लाइट पार्टिकल है, और यहाँ पे फिर से फाइनली हम कहाँ पे पहुँच गए? लाइट पार्टिकल है. इतना सारा कुछ इतने सारा कोई डिस्कवरी के बाद, इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद फिर से हमें उसी बात पे आना पड़ा जहां से हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था. डिस्कशन था लाइट एक पार्टिकल है, और फिर से यहां से आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि क्या है? लाइट एक पार्टिकल है. और इस पार्टिकल थियरी के बेसिस पे, फोटोन थियरी के बेसिस पे जो भी एक्सप्लेनेशन था फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन का, वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया. अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो हमारा आज का स्टैंड है लाइट के बारे में, दैट स्टैंड कम्स इन एग्जिस्टेंस नाउ. व्हाट? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जो आज हम जानते हैं. सो साइंटिस्ट ने कहा कि एक्चुअली लाइट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना ऑफ व्हाट वी थिंक.
मतलब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना लाइट है। सिंपली हम देख रहे हैं, बल्ब जला दिया, लाइट आ गई, ओनली दिस मच इज नॉट। लाइट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना, एंड इन दिस कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना समटाइम्स लाइट बिहेव्स एज wave and sometimes it behaves as particle. It means what? Light has dual nature of wave as well as of particle. But the interesting thing is that at the same time light can't have both nature, that is of wave as well as of particle. So आप कह सकते हैं कि लाइट, और फिर बाद में आगे कहा गया कि किसी भी फेनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने के लिए लाइट के जिस नेचर को हम कंसीडर कर रहे हैं, लाइट का वही नेचर है। मींस इन फ्यू फेनोमेना इट इज वेव लाइक एंड इन अदर फेनोमेना इट इज particle like. So this is the dual nature of light. Now the next thing we have to discuss is Huygens principle. Huygens principle जो अब तक हमने पढ़ा, एक्चुअली में दैट वाज ब्रीफ डिस्कशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ लाइट। आपने देखा कि लाइट पहले पार्टिकल हुई, फिर वेव हुई, मैकेनिकल वेव हुई, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई, और फिर लास्ट में क्या हो गई? पार्टिकल हो गई। फिर बाद में जो लास्ट स्टैंड साइंटिस्ट का बना, क्या? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का बना। अब हमें हाइगेंस वेव थ्योरी, चूंकि हाइगेंस वेव थ्योरी के बेसिस पे कई सारे फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इनको एक्सप्लेन किया जा सका सक्सेसफुली, तो हमें इस थ्योरी की डिटेलिंग करनी चाहिए जिसके बेसिस पे ये फिनोमेना सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए गए। तो उसी बेसिस पे हमारी ये हेडिंग है हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल में हम मेनली 3 पॉइंट्स नोट करेंगे। वेरी फर्स्ट पॉइंट होगा वेवलेट, सॉरी वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। वेरी फर्स्ट पॉइंट वेव फ्रंट का होगा। अगर हम वेरी फर्स्ट वी विल डिफाइन द वेव फ्रंट। अगर हम वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, अगर हम वेव फ्रंट को डिफाइन करें तो सिंपली कह सकते हैं वेव फ्रंट इज अ सरफेस ऑन विच all the particles of the medium are vibrating in same phase। इसका मतलब क्या है? सिंपली वेव फ्रंट क्या है? एक्चुअल में प्लेन है, कर्ड भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। तो एक कह सकते हैं वेव फ्रंट एक सरफेस है। सरफेस की क्या प्रॉपर्टी है कि सोर्स के अबाउट उस सरफेस पे लाई करने वाले मीडियम के पार्टिकल सेम मॉड ऑफ वाइब्रेशन पे होंगे या सेम फेज में होंगे। अगर इस फेज की बात करें, क्लास 11th में आपको शायद आपने सीखा है, आपको मैंने सिखाई है, अदर टीचर ने भी सिखाया होगा। तो अगर हम फेज की बात करें तो आपको मैंने बता रखा है कि अगर हम सिंपल वेव इक्वेशन, सिंपलेस्ट वेव इक्वेशन लिखे, y इज इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी, तो किसी भी वेव इक्वेशन में जो साइन का आर्गुमेंट होता है, साइन का जो एंगल होता है, द होल एंगल ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन इन वेव इक्वेशन इज रिगार्डेड एज द फेज ऑफ द वेव। तो यहां पे ये जो ओमेगा टी आपने लिखा है दैट इज फेज ऑफ द वेव। अब जैसे देखिएगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें आप 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड लिखते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। अब जरा सा देखिएगा, हम सपोज करते हैं कि यहां पे कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट ये 3 डायमेंशनल है, एक्चुअल में बोर्ड हमारा 2D है तो 3D हम नहीं दिखा सकते हैं। कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, 3D ज्योमेट्री में हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट वेव्स को क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है। देखिए, इसी चीज को मैं दिखाना चाह रहा हूं, इस पे आप समझिएगा इस बात को। Okay, fine, this much is okay. So like this it is sending wave in all possible direction, in this way, fine.
सो लाइट सोर्स एस इज सेंडिंग वेव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अब अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, टी अगर हम यहाँ से कह दें कि टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो यहाँ पे सपोज दिस इज वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, वेव 6। अगर इन 6 वेव्स के लिए हम टाइम टी पे फेज फाइंड आउट करें तो देखिएगा जरा सा, दिस इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, y1 इज इक्वल्स a sin 2 pi t, now small t is equal to capital T, so capital T, so y is equals a sin 2 pi, a sin 2 pi. This is for y1 as well as for second wave, third wave, fourth wave, fifth wave and sixth wave. So for all these 6 waves you will get phase 2 pi. It means all the waves have the same phase of how much of 2 pi. तो अगर हम 2 pi phase पे लाई करते हुए मीडियम पार्टिकल्स को लोकेट करें, मीडियम पार्टिकल्स को लोकेट करें और इन पार्टिकल्स को कंटेन करता हुआ हम क्या ड्रा कर दें, एक सरफेस ड्रा कर दें। क्या ड्रा कर दें, एक सरफेस ड्रा कर दें। तो इस तरीके से हमारा जो सरफेस मिलेगा, दैट सरफेस इज वेव फ्रंट। शायद आप समझ पाए होंगे वेव फ्रंट क्या है। फेज आपको मैंने समझाया, फेज के बाद वेव फ्रंट समझाया। वेव फ्रंट डिस्टर्बेंस से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे उन सारे पॉइंट का एक सरफेस है, उन सारे पॉइंट को कंटेन किए हुए एक सरफेस है जो कि सेम फेज में है, जो कि कैसे है, सेम फेज में है। यहाँ पे सेम फेज क्या है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई। इसके अलावा टाइम टी इक्वल्स टी हाफ भी आप कंसिडर कर सकते थे। टी हाफ पे ये जो फेज आएगा एक्चुअल में ये पाई अपॉन 2 आएगा। पाई अपॉन 2 के केस में अगर आप देखेंगे एक्चुअल में पाई अपॉन 2 नहीं, पाई आएगा। अगर टी इक्वल्स टी अपॉन 2 रखें तो हमारा जो हर एक वेव का जो फेज आएगा वो पाई का फेज आएगा। तो पाई के फेज के लिए देखिएगा ये सारे पार्टिकल्स सेम फेज के होंगे, ये सारे पार्टिकल्स सेम फेज के। अगर इन पार्टिकल्स को हम मैच करा के एक सरफेस ड्रा कर दें तो फिर से ये जो सरफेस हमें बना, यही सरफेस क्या है, वेव फ्रंट है। आपने सिंपली किसी अगर वाटर पूल में, साइलेंट वाटर पूल में अगर कोई ड्रॉप आप रिलीज कर दें, सॉरी कोई अगर स्टोन रिलीज कर दें तो इस स्टोन के अबाउट आप नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स देखते हैं। इन नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स के इंटरफेस पे, सॉरी सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाले लिक्विड या वाटर के हर एक पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। मीन्स दे आर above the surface of, means above the equilibrium position in the mode of vibration. Means if this is equilibrium then they are going down up. So when you are seeing the circle, in that at that circumference of the circle, all the particles of the water are in the same phase and above the surface of the liquid. तो इस तरीके से ये सारे के सारे फेज, सेम फेज वाले पार्टिकल्स को कंटेन करता हुआ जो सर्कल बना, दैट सर्कल इज व्हाट, वेव फ्रंट। आप वेव फ्रंट के बारे में समझ गए होंगे मुझे लगता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हमें सीखना है। वेव फ्रंट कितने प्रकार के हो सकते हैं इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोर्स, वेव फ्रंट 3 तरीके का हो सकता है, 3 काइंड्स का हो सकता है, 3 टाइप्स का हो सकता है। वेरी फर्स्ट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया, अभी जस्ट क्या समझाया कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उस पॉइंट सोर्स से हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वेव्स निकल रही होंगी और इन वेव्स के कारण जो मीडियम में डिस्टर्बेंस होगा, अगर उन डिस्टर्बेंस के सेम फेज वाले पार्टिकल को हम लोकेट करें और सरफेस ड्रा कर दें तो जो हमारा सरफेस मिलेगा वो सरफेस को आप समझ सकते हैं कैसा मिलेगा, सरफेस स्फेरिकल मिलेगा। पॉइंट सोर्स के अबाउट सेम फेज कंटेन करता हुआ जो सरफेस मिलेगा वो एक्चुअल में होगा स्फेरिकल। तो इस तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स प्रोड्यूस करता है, पॉइंट सोर्स। सो अ पॉइंट सोर्स प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिएगा जरा सा, अगर ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वेव को सेंड कर रहा है और अगर हम सेम फेज वाले पार्टिकल्स को कंटेन करता हुआ कोई एक सरफेस ड्रा करें तो वो सरफेस एक्चुअल में होगा स्फेरिकल शेप में। कैसा होगा, स्फेरिकल शेप में। और वेव फ्रंट इसलिए जो हमारा होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। और एक बात यहाँ पे और नोट करने वाली, ये पॉइंट सोर्स एस है, सो पॉइंट सोर्स एस से निकलने वाला वेव फ्रंट स्फेरिकल है। और एक पॉइंट जो नोट करना है ये है रे ऑफ लाइट के रिगार्डिंग में।
हम आपको एक नई डेफिनेशन रे की देने जा रहे हैं, रे ऑफ लाइट। देखिएगा, अगर हम वेव कुछ भी हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, प्लेन हो, जो भी हो, वेव का नेचर कुछ भी हो, लेकिन अगर वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में, सॉरी, वेव फ्रंट के प्रोपगेशन, वेव का नेचर मतलब वेव फ्रंट का नेचर, वेव फ्रंट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में अगर हम वेव फ्रंट पे नॉर्मल ड्रा करें, क्या ड्रा करें, नॉर्मल, वेव फ्रंट के सरफेस पे वेव फ्रंट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रा करें, सो दीज नॉर्मल्स आर द रेज ऑफ लाइट। सो आप कह सकते हैं सिंपली नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट इज द रे ऑफ लाइट। So these are the ray of light because these are passing through the center, and you all know radius is normal at each point on the circumference. तो ये सारी की सारी क्या है, rays of light, rays of light। डेफिनेशन फिर से समझिएगा, rays of light के लिए normal drawn on the surface of a wavefront in the direction of propagation of wavefront is ray of light. Okay, next type of wavefront is cylindrical wavefront. Next type of wavefront is second cylindrical wavefront। समझिएगा जरा सा, cylindrical wavefront is produced by linear source of light। तो जरा सा देखते हैं, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट मींस ट्यूबलाइट, सपोज कर लो कि कोई एक ट्यूबलाइट है। अब देखो जरा सा, लीनियर सोर्स है तो एक्चुअल में लीनियर सोर्स है सिंपली एक लाइन, नंबर ऑफ पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन कहला सकता है। तो ये लीनियर चार्ज भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज से मिलकर बनना है, और ये पॉइंट सोर्स लीनियर चार्ज के नॉर्मल डायरेक्शन में लाइट वेव को क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो देखिएगा, ये जो सोर्स से लाइट निकल रही है, इस लाइट को आप कंसीडर करिएगा लाइक दिस, इन द सेम वे हियर दिस। सो दीज लाइट्स आर इन सेम फेज। तो इन सेम फेज की लाइट वेव का अगर हम एनवेलप ड्रा करें, मीन्स को मैच करा दें सेम फेज वाली लाइट को, तो एक्चुअल में ये सेम फेज वाली लाइट हमें जो स्ट्रक्चर या जो शेप देगी, वो शेप कैसा देगी, सिलेंड्रिकल। यहाँ पे पॉइंट सोर्सेस हैं, ये सारे पॉइंट सोर्सेस हैं, इन पॉइंट सोर्सेस से हर पॉसिबल डायरेक्शन में वेव निकल रही है, हर एक पॉइंट से वेव निकल रही है। अगर इन वेव का सेम फेज कंसिडर करते हुए हम एनवेलप ड्रा करें किसी एक लीनियर चार्ज के अबाउट, तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वेव फ्रंट का, वो कैसा मिलेगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में ये है लीनियर source of light. So linear source of light produces cylindrical wavefront। अब जरा सा देखिएगा, अगर आप किसी फुटबॉल या फिर किसी लार्ज सिलेंडर के वेरी स्मॉल सेक्शन को कंसीडर करें, तो दैट वेरी स्मॉल, जैसे कोई ड्रम है, उस ड्रम इज सिलेंड्रिकल इन शेप, और उस सिलेंड्रिकल इन शेप के ड्रम का स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस आप कंसीडर करिए, तो ऑब्वियसली एलिमेंट्री सरफेस ड्रम का या एलिमेंट्री सरफेस किसी स्फेयर का आपको सिंपली नजर आएगा प्लेन। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ वेव फ्रंट है, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। Plane wavefront. So plane wavefront is actually what? Elementary part of the cylindrical wavefront और spherical wavefront। देखिएगा रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यहां देखिएगा plane wavefront, so if this wavefront, these parallel wavefronts are these two, if these two parallel wavefronts are propagating in positive x direction, then normal drawn on these parallel wavefronts represent rays of light in the positive x direction. So this is plane wavefront, which is elementary section, elementary area of the cylindrical or spherical wavefront. So this is first point of the Huygens principle, wavefront, types of wavefront. Now we are moving to the second point of the Huygens principle, and the second point of the Huygens principle is secondary wavefront। सेकेंड पॉइंट इज सेकेंडरी वेवफ्रंट। तो जरा सा देखिएगा,
अगर हम किसी सोर्स के अबाउट टाइम t इज इक्वल्स 0 पर, किसी सोर्स के अबाउट टाइम t इज इक्वल्स 0 पर, मतलब वेरी फर्स्ट वेव फ्रंट को कंसीडर करें, तो वेरी फर्स्ट वेव फ्रंट को हम कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट। हाइगेंस ने कहा कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट, ध्यान समझिएगा, ईच पॉइंट लाइंग ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, secondary disturbance or secondary source of light, secondary disturbance or secondary source of light। समझिएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट एक नए सोर्स जैसा बिहेव करता है, नए सोर्स जैसा बिहेव करता है, जो कि हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वेव फ्रंट के चलने की दिशा में, वेव फ्रंट के प्रोपगेट होने की दिशा के हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में क्या भेजता है, वेव भेजता है। क्या भेजता है, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में क्या भेजता है, एक्चुअल में वेव सेंड करता है। तो समझिएगा, ये जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं प्राइमरी वेव फ्रंट पे, ये एक्चुअली क्या हो गए, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, एक्ट्स एज सेकेंडरी डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट या सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सो प्राइमरी वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जैसा बिहेव करता है, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाले लाइट वेव्स को हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स। समझिएगा मैंने क्या कहा, कभी कभी कंफ्यूजन में ये कंसीडर कर लिया जाता है कि ये जो सोर्सेस हैं, मींस पॉइंट्स हैं प्राइमरी वेव फ्रंट पे, दैट आर सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स वो नहीं है। सेकेंडरी वेवलेट्स इन पॉइंट सोर्सेस से, जो कि अब एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट, फ्री सोर्स ऑफ लाइट, फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, न्यू सोर्स ऑफ लाइट बन गए हैं। इन न्यू सोर्स ऑफ लाइट, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से निकलने वाले वेव ऑफ लाइट को हम सिंपली क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, या सिंपलेस्ट लैंग्वेज आप कह सकते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाले लाइट वेव को सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट पे लाई करता हुआ हर एक पॉइंट। अब देखिएगा जरा सा, अगर इन सेकेंडरी वेवलेट्स का हम किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे एनवेलप ड्रा करें या टेंजेंट ड्रा करें, समझिएगा मैंने क्या कहा, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर अगर हम सेकेंडरी वेवलेट्स पे क्या ड्रा करें, टेंजेंट ड्रा करें या फिर एनवेलप ड्रा करें, तो ये एनवेलप हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट देता है। दैट इज व्हाट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ध्यान समझिएगा, और ये एनवेलप चूंकि टाइम टी पर है, तो टाइम टी से हर एक न्यू सोर्स से जो भी लाइट निकलेगी वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो सेम डिस्टेंस पे अगर हम एक एनवेलप ड्रा करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स को कंसीडर करते हुए, तो ये न्यू एनवेलप ही क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। सेकेंडरी वेव फ्रंट आप देखे होंगे कि जब आप साइलेंट वाटर पूल में अगर आप कोई पेबल रिलीज करते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं। तो पहले सर्कल के बाद जो दूसरा सर्कल बना, वो पहले सर्कल पे लाई करने वाले सोर्सेस के डिस्टर्बेंस से क्रिएट हुआ, इसलिए जो दूसरा कंसेंट्रिक सरफेस बना, दैट इज व्हाट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर से एक बार आप समझ लीजिएगा चीज़ों को क्या क्या है। इनकेस अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा या किसी भी वे में फिर से आपको बताऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी वेव फ्रंट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट पॉइंट ऑफ द हाइगेंस प्रिंसिपल, which is third point, construction of new wave front with respect to primary wave front after
आफ्टर टाइम टाउ। समझिएगा क्या है। थर्ड पॉइंट के थ्रू हम क्या लर्न करेंगे, या थर्ड पॉइंट के थ्रू हाइगेंस ने क्या बताया। थर्ड पॉइंट के थ्रू हाइगेंस ने किसी गिवन प्राइमरी वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में कुछ समय के बाद हमें एक नए वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में नए वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट करने का आइडिया थर्ड पॉइंट से मिलता है। बहुत ही इजी आइडिया है जो कि फर्स्ट 2 पॉइंट से ही होके आ जाता है। देखिएगा सिंपली कैसे। अच्छा, इस फर्स्ट वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में जो हम ड्रा करते हैं न्यू वेव फ्रंट, उस न्यू वेव फ्रंट का जो भी शेप होगा वो प्राइमरी वेव फ्रंट के जैसा ही होगा। मीन्स अगर प्राइमरी वेव फ्रंट अगर हमारा स्फेरिकल है तो हमारा न्यू वेव फ्रंट जो बनेगा, जो भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे आफ्टर सर्टेन टाइम, दैट विल बी आल्सो स्फेरिकल इन नेचर। अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो सिलेंड्रिकल के केस में भी वही सेम, अगर हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल है तो न्यू वेव फ्रंट जो भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी सिलेंड्रिकल होगा, एंड द सेम थिंग फॉर द प्लेन वेव फ्रंट। देखिएगा जरा सा, हम सपोज करते हैं कि कोई ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, टाइम t इज इक्वल्स 0 पे, इसको हम कह देते हैं p डैश। प्राइमरी वेव फ्रंट पे कुछ ये पॉइंट्स हमने सपोज कर लिए। अब देखिएगा जरा सा, सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट न्यू सोर्स जैसा बिहेव करेगा, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स को भेजेगा। अब जरा सा देखिएगा, इन सेकेंडरी वेवलेट्स की अगर हम सपोज करें जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं उन सब की वेलोसिटी ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स कितना है, c, जो कि वेलोसिटी ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स कितना है, c है। और अगर हमें कहा जाए कि आफ्टर टाइम टाउ प्राइमरी वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में हमें नए वेव फ्रंट का पोजीशन और शेप फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली यहां पे जो टाइम होगा वो टाउ होगा। c और टाउ के रिस्पेक्ट में अगर हम आपसे पूछें कि हर एक न्यू सोर्स के करस्पॉन्डिंग जो भी लाइट वेव निकल रही होंगी वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होंगी, तो आप सिंपली कहेंगे c टाउ। कितना कहेंगे, c टाउ। velocity into time is equal to the distance traveled by the wavelets, secondary wavelets emitted by each fresh secondary source of light lying on the primary wave front। तो अब जरा सा देखिएगा, अगर हम इस डिस्टेंस c टाउ को कंसीडर करके हर एक सेकेंडरी सोर्स से एक आर्क ड्रा करें, क्या ड्रा करें, आर्क, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, c टाउ, और इन आर्क पे हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करें, क्या ड्रा करें, कॉमन टेंजेंट ड्रा करें। तो ये जो कॉमन टेंजेंट हमने ड्रा किया या एनवेलप ड्रा किया, दैट इज द न्यू वेव फ्रंट n डैश, that is the new wave front n dash। So this is all about Huygens principle and the history of the nature of the light. In this video what we learned, in the next video we will learn how Huygens explain successfully reflection and refraction of light on Huygens wave theory, on the basis of Huygens wave theory. In this video only this much. Thank you for watching.